नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारी उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर जो BS नेगी जी की पुस्तक है, तो उसकी यह रिवीजन सीरीज है। और इसमें हम BS नेगी जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड की, तो इसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम यहाँ पर विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 6, जिसका नाम है उत्तराखंड में गोरखा शासन। यह हमारी जो सीरीज है तो रिवीजन सीरीज है, जो कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड में गोरखा शासन की अगर हम बात करें तो एक तरफ कुमाऊं में चंद वंश है और गढ़वाल में पंवार वंश है। तो दोनों का हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर पतन शुरू हो जाता है, यानी उनका जो अवनति काल है वह प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में वह 1790 में पहुंचते हैं। गढ़वाल में भी षड्यंत्रों का दौर प्रारंभ रहता है। लगातार हम देखते हैं कि जयकृत शाह के बाद जब प्रद्युम्न शाह शासक बनते हैं तो उनके शासनकाल में भी यहाँ पर भाइयों का टकराव देखते हैं। साथ ही जो दरबारी रहते हैं उनका आपस में बैर देखते हैं। मुलाराम जैसे यहाँ पर जो राजकवि रहते हैं तो उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शासक है या अन्य जो यहाँ पर प्रमुख शासन में जिनकी भूमिका रहती है तो उनके खिलाफ वह उनके षड्यंत्रों का दौर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार हमें कुमाऊं को उसमें भी मिलता है। हर्षदेव जोशी से लेकर तमाम तरह के षड्यंत्र यहाँ पर चल रहे होते हैं और कमज़ोर शासक यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के पास ही यहाँ पर पूर्व में जो नेपाल था तो वहाँ पर लगातार एक जो साम्राज्य है वह धीरे धीरे यहाँ पर विस्तार कर रहा था। और धीरे धीरे 1790 के आसपास जो उनकी सीमाएं रहती हैं वह उत्तराखंड से आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो तात्कालिक कारण बनता है तो एक तो कुमाऊं में यहाँ पर कुमाऊं के हर्षदेव जोशी द्वारा यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर मुख्य कारण रहता है, लगातार उनका जो सीमा विस्तार है वह काली नदी तक पहुँच जाता है। इस क्रम में उनके द्वारा यहाँ पर कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण किया जाता है। तो चलिए समझते हैं उत्तराखंड में गोरखा शासन को। तो नेपाल साम्राज्य की स्थापना तो 18वीं सदी में हम देखते हैं कि यहाँ पर 24 रियासतों में विभक्त थी, जिन्हें चौबीसी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे गढ़वाल में 52 गढ़ थे तो उसी प्रकार से यहाँ पर 24 विभिन्न यहाँ पर रियासतें रहती हैं और इनको चौबीसी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में नेवार जाति का निवास था, जिसके नाम पर यहाँ पर माना जाता है नेपाल का नामकरण हुआ है, यानी नेवार से ही नेपाल यहाँ पर निकला है। 24 रियासतों में से एक रियासत पर नरभूपाल शासन करता था। तो यहाँ पर जो 24 रियासत थे जिनको चौबीसी कहते थे, तो इन्हीं में से एक था यहाँ पर जो एक रियासत थी जिस पर नरभूपाल शाह यहाँ पर राज करता था। उसी के बाद नेपाल का एकीकरण का कार्य पृथ्वी नारायण शाह ने 1742 से 1775 में प्रारंभ किया। तो हम देखते हैं कि नरभूपाल के बाद पृथ्वी नारायण शाह का टाइम पीरियड आता है और वो संपूर्ण नेपाल को एकीकरण करना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे विस्तारवादी नीति को अपना रहे हैं। पृथ्वी नारायण के पुत्र रहते प्रताप शाह 1775 से 78, उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम 1778 में प्रताप शाह का अल्पवयस्क जो पुत्र है रण बहादुर शाह शासक बनता है और संरक्षिका इंद्रलक्ष्मी बनती है, रानी इंद्रलक्ष्मी बनती है। रण बहादुर शाह 1778 से 1804 ईस्वी तक नेपाल का शासक था और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है रण बहादुर शाह, क्योंकि 1790 में रण बहादुर शाह के ही शासनकाल में यहाँ पर कुमाऊं पर प्रथम आक्रमण होता है। उस समय उनकी आयु 15 वर्ष थी और उनके जो संरक्षक थे उनके चाचा रहते हैं चौधरी बहादुर शाह। इसके अलावा अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल में रण बहादुर शाह क्या थे, शासक रहते हैं 1790 में जब यहाँ पर आक्रमण होता है। 1804 में के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह बनते हैं और जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंदे रख देते हैं। तो 1804 में राजा विक्रम शाह के शासनकाल में यहाँ पर गढ़वाल पर आक्रमण होता है और रण बहादुर शाह के समय यहाँ पर कुमाऊं पर। इसके बाद कुमाऊं का जो गोरखा शासन का समय है तो इसमें हम देखते हैं कि जनवरी 1790 में अमर सिंह थापा, हसदल चौधरी व सुरवीर थापा व काजी जगजीत पांडे, तो ये कुछ प्रमुख सेनापति रहते हैं जिनके नेतृत्व में यहाँ पर गोरखा द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसमें अमर सिंह थापा, हस्तदल चौधरी, सूरवीर थापा और काजी जगजीत पांडे, तो ये प्रमुख सेनापति रहते हैं।
कुमाऊं पर गोरखों ने दो ओर से आक्रमण किया। तो उनके द्वारा दोनों ओर से आक्रमण किया जाता है, जिसमें एक काली नदी पार कर शोर क्षेत्र में यानी पिथौरागढ़ के क्षेत्र में, और दूसरा बिशुंग होते हुए अल्मोड़ा पर ये अधिकार कर लेते हैं। प्रारंभ में महेंद्र चंद की सेना अमर सिंह थापा को की फौज को शिकस्त देती है, लेकिन और साथ ही उन्हें कुमाऊं की ओर लौटने पर मजबूर करते हैं अल्मोड़ा से। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 1790 में हवालबाग का युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद यहाँ पर पराजित हो जाते हैं और यहाँ कुमाऊं में आने का न्योता, आक्रमण का न्योता हर्षदेव जोशी द्वारा दिया रहता है, जो कि यहाँ पर दीवान के पद पर कार्यरत थे। कुमाऊं में गोरखों ने 1790 से लेकर 1815 तक यानी 25 वर्षों तक शासन किया और कुमाऊं जीतने के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर 1791 में आक्रमण किया, लेकिन जीतने में असफल रहते हैं। इसके बाद कुमाऊं में गोरखा सूबेदारों की हम बात करें तो गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम जो सूबेदार थे या सूबा थे, यानी जो प्रमुख यहाँ पर सेनापति रहते हैं, तो सूबेदार या सूबा, तो इनका जो शासन था वह मुख्यतः यहाँ पर सेना का शासन था। तो ये प्रमुख सूबा थे जोगोमल शाह। तो जोगोमल शाह 1791 में यहाँ पर नियुक्त होते हैं और इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में कुमाऊं रहता है। कुमाऊं का दूसरा सूबा काजी नरसाई रहता है, जिसके समय कहावत है कि मंगल रात्रि का कांड हुआ था, और आज भी यहाँ प्रचलित जो कहावत है कि मंगल की रात और नरसाई का पाला है। तो मंगल रात्रि कांड हुआ काजी नरसाई। और तीसरा सूबा रहता है अजब सिंह ख्वास, जिसके समय कहते हैं कि अल्मोड़ा के जो 1500 प्रधान थे उनको सामूहिक रूप से यहाँ पर मार दिया जाता है या नरसंहार कर दिया जाता है। इसके बाद चौथे सूबे अमर सिंह थापा और पांचवा परबल राणा को बनाया जाता है। छठवां बमसा बनता है 1797 से 99 ईस्वी तक, और जिनसे ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया गया था। तो यह क्या करता है, ब्राह्मणों पर कुशई नामक एक कर लगाता है। छठवां जो सूबा है बमसा। इसके अलावा सातवां सूबा एक बार फिर से जो अजब सिंह ख्वास था पहले, उसको बनाया जाता है, जिसका कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, तो इसलिए बोझा सिर पर रखो, या जो कहा था या अजब सिंह ख्वास ने कहा था, जो कि सातवां सूबा बनता है। आठवां बना धौकल सिंह बशनाथ। 1802 में धौकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सूबा बनाया। इसके बाद 1802 में रुद्रवीर शाह सूबा बनता है, जिसने टन का नामक नया कर लगाया। तो इसने टन का नामक एक नया कर लगाया था। 1803 में कुमाऊं का सूबा काजी गजशेखर पांडे को बनाया जाता है। 6 में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण दोषी ठहराने के बाद डोटी में फांसी दे दी जाती है, और जिसके बाद चौथे बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाया जाता है और 1815 तक वह सूबा बना रहा। तो 1806 में घटनाक्रम क्या होता है, जो सूबेदार रहते हैं ऋतुराज थापा, तो इनको फांसी दे दी जाती है, कहाँ, डोटी में। जिसके बाद चौथे बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाते हैं और 1815 तक वो सूबा पद पर बने रहते हैं। 15 में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब बहादुर था। इसके बाद जोगमल शाह का बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो कुमाऊं में पहला जो भूमि बंदोबस्त कराया या जोगमल शाह के द्वारा कराया गया, और प्रत्येक बालिग व्यक्ति से 1 रुपये राजकर के रूप में यानी पोल टैक्स के रूप में लिया गया। साथ ही 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स निर्धारित किया गया, जिसे बीसी कहते थे। और दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव में सुवांग दस्तूर नामक राजकर लगाया गया, यानी दफ्तर का जो खर्चा है उसके लिए सुवांग दस्तूर लिया जाता था प्रत्येक गांवों से। साथ ही गुरही और पिछही नाम से 2 रुपये सालाना फीस प्रत्येक मवासे पर ठहराए गए। तो यानी 2 रुपये सालाना यहाँ पर प्रत्येक परिवार से कर लगाया गया। गुरही और पिछही। गोरखा का गढ़वाल में शासन। तो 1791 में 90 में कुमाऊं पर कब्जा हो गया, और उसके बाद 91 में क्या करते हैं, लंगूरगढ़ किले पर घेरा डालते हैं, और 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है, जिसमें प्रद्युम्न शाह कुछ राशि यहाँ पर नेपाल दरबार में देना स्वीकार करते हैं। तो गोरखों से बचने के लिए, उनके आक्रमण से बचने के लिए वह कुछ राशि, और इसमें भी हमें 2 मत देखने को मिलते हैं। एक मत कहता है कि यहाँ से कुछ जो राशि है वह नेपाली जो यहाँ पर सेनापति रहते हैं या नेपाल जो सरकार है या नेपाली जो राजशाही है उसके द्वारा दिए जाते हैं हारने के एवज में, और कुछ कहते हैं कि कुछ राशि यहाँ पर किसके द्वारा, जो प्रद्युम्न शाह है, तो गढ़वाल शासक है, तो उसके द्वारा दी जाती है आक्रमण से बचने के लिए। तो दोनों मत यहाँ पर
अलग अलग मत स्वीकार किए जाते हैं। इसके अलावा गोरखा शासन को गोरखाली कहा जाता है। 1803 में अमर सिंह थापा व हस्तदल चौधरी के नेतृत्व में गोरखों ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पर भूकंप आता है 1803 में। तो उसमें हम देखते हैं कि गढ़वाल कहते हैं कि गढ़वाल की आधे यानी 1/4 जो जनता है, 1/4 जनता जीवित रहती है, बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है। तो इस अवस्था में या इस स्थिति में यहाँ पर अमर सिंह थापा और हस्तदल चौधरी के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण होता है और यहाँ पर प्रद्युम्न शाह हार कर यहाँ पर चले जाते हैं। पहले देहरादून जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि लंडौर जो रियासत के गुजर शासक रामदयाल हैं, तो उनकी सहायता से वो 12,000 की सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 में खुरबुड़ा युद्ध में भाग लेते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। 1804 में अमर सिंह थापा और उसके पुत्र रणजोर थापा ने गढ़वाल और कुमाऊं प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों 1804 में, गढ़वाल भी यहाँ पर गोरखाओं के अधीन हो जाता है और उससे पहले 1790 में कुमाऊं। तो गढ़वाल पर गोरखाओं ने 1804 से 1815 तक 10.5 वर्ष यहाँ पर शासन किया और कुमाऊं पर 25 वर्षों तक यहाँ पर गोरखाओं ने शासन किया। हस्तदल शाह ने गढ़वाल में गोरखा प्रशासक के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा गोरखाकालीन अगर हम शब्दावलियों की बात करें कुछ, तो जिसमें कठुआ कहते हैं ब्राह्मण दासों को, विचारी कहते हैं न्यायाधीश यानी जज को, जागरे व जागचा कहते हैं जो कार्यरत सैनिक होते हैं, दसाई दशहरे को कहा जाता है, ढाकरिया कहते हैं जो 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिक होते हैं और उन्हीं में से फिर जागरिया या जागचा जो कार्यरत सैनिक है उनको लिया जाता था। ठाकुरिया पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों को, कामी कहते हैं शिल्प कर्मियों को, नौ नाई को और सुनार सुनवार को। इसके बाद गोरखा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इनका जो प्रशासन था वो फौजी प्रशासन था जो कि सूबेदार के अधीन होता था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या होता था? खुंखरी था और जिसका प्रमुख केंद्र गढ़ी था। तो यह जो नगर था, तो यहाँ पर कहा जाता है कि नेवार जाति के द्वारा जो उनके लोहार थे उनके द्वारा एक खुंखरी का निर्माण किया जाता था। गोरखों ने गढ़वाल और कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी थी। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में यहाँ पर पाबंदी लगा दी थी कि महिलाएं छतों पर नहीं जा सकती। न्याय के लिए न्याय और मुकदमों का कार्य देखने के लिए विचारी होता था। गोरखा शासन में न्याय सुनवाई से पहले वादी प्रतिवादी से महाभारत या हरिवंश की कसम कराए जाते थे। तो यहाँ पर कसम कराई जाती थी महाभारत या हरिवंश की, जब भी यहाँ पर न्याय की सुनवाई होती थी। सच और झूठ पता लगाने के लिए यहाँ पर दिव्य नमक अग्नि परीक्षाएं कराई जाती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की यहाँ पर परीक्षाएं करवाने का वो था, जिसमें दिव्य प्रथा प्रमुख थी जो कि 3 प्रकार की होती थी। तो इसमें गोलादीप प्रथा है जिसमें लोहे का गर्म डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना है और नियत दूरी जो तय नहीं कर पाता उसे दोषी समझा जाता है। कढ़ाई दीप प्रथा, खोलती कढ़ाई उबलती तेल में दोषी का हाथ डाला जाता है, हाथ जलने के समय से दोषी ठहराया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी प्रथाएं थी। अगर खोलती कढ़ाई में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही और जिसका नहीं जला वह यहाँ पर क्या है वह दोषी नहीं है। तो तराजू दीप प्रथा में अपराधी को तराजू में पत्थरों से तोला जाता है जिन्हें शाम के समय अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। पुनः दूसरे दिन उस व्यक्ति को पुनः तोला जाता है। यदि वजन अधिक है तो वह निर्दोष, अगर कम है तो वह क्या हो जाता है? दोषी माना जाता है। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर ऐसी प्रथाएं थी जिनका कोई लॉजिक नहीं था। गोरखा शासन में समाज व स्थापत्य, तो इनके समाज और स्थापत्य की बात करें तो गोरखा लोग गाय और ब्राह्मणों को बहुत मानते थे, लेकिन कुछ ही ब्राह्मणों को मानते थे जिनमें पांडे और उपाध्याय प्रमुख थे। तो पांडे और उपाध्याय को ही मानते थे। सुअर का मांस और मदिरा इनको काफ़ी प्रिय था। राई, गरुड़, लिंबू, थापा, गुरुंग जाति गोरखा समाज के क्या थे? ये अंग थे। गरुड़ जाति के गोरखा मोष्टा को अपना इष्ट देवता मानते थे। तो गरुड़ जाति के जो गोरखे थे वो मोष्टा देव को यहाँ पर अपना इष्ट देव मानते थे। इनकी राजभाषा गोरखाली थी और जो समूचा साहित्य है वह नेवारी भाषा में मिलता है, जो खसकोरी भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। तो राजभाषा गोरखाली, समूचा साहित्य नेवारी भाषा में और साथ ही खसकोरी भाषा भी इनके द्वारा बोली जाती है। प्रिय त्यौहार इनका दसाई है, दशहरा है और यह शक्ति देवी का त्यौहार है। इस दिन वह अपने हथियारों की पूजा करते हैं। ठीक है जी। गोरखाओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए सदा व्रत लगाए।
और साथ ही देहरादून में गुरु रामराय के महंत हरिसेवक को सदावर्त के लिए इनके द्वारा चुना गया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में सूबेदार थे महावीर थापा, तो उनके द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। 1797 में रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने सतोली परगने के यहाँ पर कुछ गांवों को केदारनाथ मंदिर में सदावर्त चलाने के लिए दान दिया था। तो यहाँ पर रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी द्वारा सतोली परगने के कुछ गांवों को केदारनाथ में यहाँ पर सदावर्त चलाने के लिए दान दिया गया था। कोटली परगने के गांवों को बद्रीनाथ यात्रियों को सदावर्त चलाने के लिए दान में दिया गया था। बद्रीनाथ यात्रियों के लिए कोटली परगने को रैपर ने 1808 से 1811 तक गढ़वाल का सर्वेक्षण का कार्य किया था। तो ब्रिटिश रहते हैं रैपर, उनके द्वारा यहाँ पर गढ़वाल का सर्वेक्षण किया जाता है 1808 से 11 तक। इसके बाद यहाँ पर गोरखा शासन के समय अगर हम टैक्सों की बात करें, करों की बात करें, तो गोरखाओं ने चंद राज्य द्वारा लगाए गए 36 रकम और 32 कलम जो चंदों द्वारा लगाए गए थे, इन करों को जारी रखा और कुछ को तात्कालिक कारणों में ध्यान में रखकर कुछ नए कर भी लगाए। कुसई नामक कर लगाया जो कि ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। यह कर 260 नाली या 13 जूलिया तक जो जमीन हत्याए हुए ब्राह्मण थे तो उन पर 5 रुपये प्रति परिवार यहाँ पर कर लगाया गया। पुंगाड़ी कर 1.5 लाख सालाना आय होती थी भूमि कर से, और इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन भी दिया जाता था। टीका भेंट कर शादी व विवाह के समय लिया जाता था। मांगा कर होता था, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये वसूला जाता था और तत्कालिक रूप में युद्ध के समय यह वसूला जाता था। टांड कर या तान कर, तो हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाने वाला कर था टांड कर। तिमारी कहते हैं सैनिकों को देय वेतन होता था, जिसके तहत फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। सलामी एक प्रकार का नजराना होता है। मिजहारी शिल्प कर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या है, मिजहारी। मौकर होता है, प्रत्येक परिवार पर 2 रुपये कर था, जिसे चंद राजाओं ने भी लगाया था। इसको ही गरही और पिछई कर भी कहते थे। सायर सीमा व चुंगी कर होता था। मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। घी कर दुधारू पशुओं पर लगता था। रहता तो गांव छोड़कर जो यहाँ पर भागे हुए लोग हैं उन पर रहता कर लगाया जाता था। बहता कर होता था, छिपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला जो टैक्स होता था वो बहता कर होता था। गोबर व पुछने क्या थे, ये भी गोरखाकालीन कर थे। साथ ही शौर्य फागुन गोरखों द्वारा जो उत्सवों पर खर्च होता था उसका भी टैक्स लिया जाता था। दुनिया कर मेवाती व हेडी भाबर में पशुचारकों द्वारा वसूला जाने वाला जो कर था। साथ ही राज कर्मचारियों की लगान की जानकारी के लिए जान्य शून्य कर, तो यानी अगर लगान के बारे में डिटेल जाननी है, उसकी जानकारी चाहिए तो जान्य शून्य कर देना पड़ता था। पगड़ी या पगड़ी कर जायदाद का जो हस्तांतरण है उसके लिए भी यहाँ पर कर देना पड़ता, जिसे पगड़ी या पगड़ी कर कहते थे। अदनी दफ्तरी कर या राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। मेजबानी दस्तूर या ढायाना होता था। गांव के प्रधान व थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा इनको दस्तूर भी देना पड़ता था। साथ ही काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचौल कहा जाता था। तो गोरखा शासन में जो सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी, मनोचौल कहलाते थे। कल्याण धन, केरू, बख्शिश, ऊपरी रकम आदि ये भी क्या थे, गोरखाकालीन कुछ कर थे। काजी बहादुर पांडे द्वारा नेपाल में भू व्यवस्था के सुधार के लिए 1812 में यहाँ पर इनके द्वारा इनको यहाँ पर भेजा गया नेपाल से, और यहाँ आकर कुमाऊं और गढ़वाल में आकर इनके द्वारा भू प्रबंधन किया जाए। इसके साथ ही कर वसूलने के नियम बनाए गए, जिनको बलि कहते थे। तो गोरखों द्वारा जो कर वसूलने के नियम बनाए गए उनको बलि कहा जाता था। रण बहादुर चंद्रिका की रचना कवि मूलाराम ने की, और जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीरें प्रदान की थी। इसके बाद अब यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं में अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों की एंट्री होती है, और इसमें आंग्ल व नेपाल युद्ध का जो कारण बनता है, तात्कालिक कारण बनता है, वह भुटपुल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी से गोरखों द्वारा 200 ग्राम जो छीने जाते हैं, तो यह बनता है। गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा द्वारा विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया जाता है, और 200 ग्राम या गोरखपुर में यहाँ पर अंग्रेजों से छीने जाते हैं। इस विवादित इलाके के बारे में समझौता करने के लिए मेजर ब्रेडसो को चुना गया था नेपाल राजशाही से।
लॉर्ड हेस्टिंग्स का दूसरा नाम क्या है? लॉर्ड मोएरा भी है। 1 नवंबर 1814 में इन्होंने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए सेना को 4 भागों में बांटते हैं और ये 4 जो प्रमुख सेनापति मेजर जनरल मार्ले, J.S. वुड, जनरल जिलेस्पी और जनरल ऑक्टोलोनी। तो जनरल मार्ले क्या करते हैं? बिहार के रास्ते नेपाल के काठमांडू पर यहाँ पर आक्रमण करते हैं। J.S. वुड गोरखपुर हमला करते हैं, गोरखपुर पर। देहरादून में खलंगा किले पर हमला करते हैं। जिलेस्पी 3500 सैनिक इनके साथ थे। ऑक्टोलोनी सतलुज और यमुना नदी के मध्यवर्ती और गोरखा शासन की पश्चिमी सीमा पर यानी हिमाचल साइड यहाँ पर आक्रमण करते हैं ऑक्टोलोनी। और 24 अक्टूबर 1814 में ब्रिटिश जो सेना रहती है वो तिमली व मोहनखंड दर्रे से होकर दून घाटी पहुंचती है। खलंगा किले व नालापानी किले में सबसे पहले हमला होता है। तो पहला हमला देहरादून में होता है और जहां पर गोरखा सैनिकों का जो नेतृत्व था वह बलभद्र थापा कर रहा था। 31 अक्टूबर 1814 को जिलेस्पी क्या करता है? यहाँ कहते हैं कि बम फेंकता है, वापस उसी पर टकराता है और ये दुर्ग में मारा जाता है। तो हथगोले से 31 अक्टूबर 1814 को जिलेस्पी की मौत हो जाती है और 30 नवंबर 1814 को यहाँ पर खलंगा दुर्ग पर ये बमबारी करते हैं। खलंगा युद्ध में जनरल जिलेस्पी क्या है? यह गोरखाओं के साथ 420 जवान भी मारे गए थे। गोरखा सैनिकों में प्रमुख जो यहाँ पर इनके सेनापति थे अमर सिंह थापा, रणजोड़ थापा, हसदल चौधरी, बमशाह और चामू भंडारी ये प्रमुख थे। ब्रिटिश सेनापतियों में मेजर जनरल ऑक्टोलोनी ही सबसे क्या था? योग्यतम सेनापति रहता है। इसके अलावा गार्डनर की सहायता के लिए लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है? कर्नल निकोलस को यहाँ पर प्रशिक्षित सेना के साथ भेजता है। इसके बाद गोरखा सेना में यहाँ पर जो सेना नायक थे, प्रमुख जो सेना नायक थे, अमर सिंह थापा की बात करें तो यह प्रमुख पदाधिकारी था जिसके अधीन हसदल चौधरी और गढ़वाल का सेनापति रणधीर सिंह बसनाथ था। नेपाल सरकार का जो सर्वोत्तम अलंकार था उस समय काजी, तो उससे अमर सिंह थापा को यहाँ पर विभूषित किया गया था। रणजोड़ थापा, मुलाराम ने इसे दानवीर कर्ण कहा है। मुलाराम ने क्या कहा है? दानवीर कर्ण। और यह अमर सिंह थापा का पुत्र था और कलाविदों का या विद्वानों का यह सम्मान करता था। इसके अलावा हसदल चौधरी की बात करें तो वह कृषकों के प्रति उदार थे और इनके समय हरिद्वार में क्या था? दासों का प्रमुख केंद्र बन गया था। भैरव सिंह थापा 1808 से 11 तक रहे और नेपाल शासक द्वारा मुलाराम को जो सनद व जागीरें थी वह छीन ली जाती हैं इनके द्वारा। 1812 में मूरक्राफ्ट कुमाऊं व गडराज्य होते हुए उनकी विस्तृत जानकारी के लिए जाते हैं तिब्बत और उनके साथ यहाँ पर हैदर खां व हरकदेव पंडित यहाँ पर उनके साथ थे जो कि गुसाइयों के बेस में यहाँ पर कुमाऊं से ये तिब्बत की ओर जाते हैं। 1815 में कैप्टन हेडसे ने यहाँ पर गोरखाली जो अफसर होते थे उनके बारे में कहा था कि ये चंचल, दगाबाज और विश्वासघाती साथ ही अत्यंत लालची व क्रूर होते थे। तो ये कहा है कैप्टन हेडसे ने 1815 में। तो यह था उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।